हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो है अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पहला पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में यूरोपीय शक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया था और यूरोपीय शक्तियां मुगल के पतन के साथ ही अपने पैर भारत में जमाना शुरू कर दिया था। सवाल यह उठता है बच्चों कि भारत में यूरोपीय शक्तियां इतनी जल्दी से कैसे पूरे देश में काबिज हो गईं। उसका कारण यह था कि बच्चों भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना एवं क्षेत्रीय शक्तियों का आपस में लड़ना और हमारे देश की विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों के आपस में मतभेद होना, आपसी फूट के कारण यूरोपीय शक्तियों के भारत में पैर जमाने में उनको बड़ी आसानी हुई और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे देश को अपने कब्जे में लेकर के हमको गुलाम बना लिया। और बच्चों, यह गुलामी की दास्तां 150 से 200 साल चली। तो आइए बच्चों, इस पाठ में समझते हैं कि कैसे यूरोपीय शक्तियों ने दीमक की तरह पूरे हमारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। तो पाठ 1, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ किया, जिससे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। तो बच्चों, व्यापार के लिए आई थी ये कंपनियां और देश में शासन में लिप्त हो गई, शासन संभालने लगी और शासन क्या पूरे देश में ही कब्जा जमा लिया। तो व्यापारिक मार्ग, प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना भारत प्रारंभ किया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो इस क्रम को ध्यान रखिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर ये ब्रिटिश कंपनियों के आगमन का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और लास्ट में ब्रिटिश कंपनियां आई। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो बच्चों, चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि देखिए पहला मार्ग जो हमारा था, तो यहां से आप देखिए बच्चों, ये लाल सागर, यहां से लाल सागर होते हुए ये मध्य महासागर पहला। दूसरा मार्ग ये था और पहला मार्ग कौन था? यहां से ये जाते हुए, और दूसरा मार्ग ये, और तीसरा मार्ग बच्चों ये वाला था। तो इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा, कौन बच्चों देश? वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया था। 15वीं शताब्दी 1453 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। समुद्री मार्ग की खोज। तो जब कुस्तुनतुनिया में तुर्कों का अधिकार हो गया तो व्यापार में बाधा आने लगी। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसीलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन और ध्वजा के सपने दिखाए। उन्होंने ये बताया कि अगर यह जो है मार्ग मिलता है तो इससे आपके राज्य को अपार धन मिलेगा और धर्म का भी प्रचार होगा। धन राज्य की आमदनी के लिए
खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे कि उनका साम्राज्य बढ़ेगा। इस प्रकार व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए नए राजा और रानियों को धर्म और ध्वजा का लालच देकर के उनसे इजाजत मांगी और उनसे धन भी मांगा। कुतुबनुमा, यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों के समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा बच्चे प्रकार का यंत्र होता है जिससे कि दिशा का ज्ञान होता है। किससे? दिशा ज्ञान होता है। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत की पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। यूरोपीय व्यापार, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। जब एक देश के व्यापारी जाकर के वहां पर पैसा कमाने लगे तो दूसरे देश के व्यापारियों में भी प्रतिस्पर्धा आ गई और भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों के बीच में होड़ सी मच गई। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविकों, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1617 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठी करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कई लोगों ने मिलकर के पूंजी इकट्ठा की, उस पूंजी से व्यापार किया भारत में और व्यापार से जो भी लाभ प्राप्त हुआ उनको, उस लाभ को जिस अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए थे उसी अनुपात में उस लाभ का बंटवारा हो गया। ये देखिए बच्चों, चित्र में देख रहे हैं, ये जो है ब्रिटिश सेना और ये जहाज, उस समय इनका बड़ा ही महत्व था। जिनके पास, जिनकी सबसे मजबूत सेना थी, उनका ही समुद्र में कब्जा था। और आगे आप जानेंगे कि भारतीयों ने, पिछले पाठ में आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि मुगलों ने नौसेना के महत्व को न समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत इन यूरोपीय कंपनियों के कब्जे में आ गया। व्यापारिक केंद्र, फोर्ट विलियम कोलकाता। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट से है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्ती के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोटीन, नागापट्टनम तथा चिंसुरा में व्यापारी केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर व्यापारी केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में
लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम में बेचकर पैसा खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता था वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपनी आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली सेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों, राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी करते। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। बदले में उन्होंने बादशाहों, राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। सर टॉमस शो ने जहांगीर के दरबार में शान शौकत देखी तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती और खराब चीजें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। बग्घी राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच के फैक्ट्रियों की सूची बनाओ। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा और डुबोया जाएगा। इन नीतियों स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी बनाए। और भी जानिए, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने के लिए बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इन सब के बावजूद भारत इनसे हारा। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी छपाई के लिए प्रेस, तोप, बंदूक बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश शासक इससे अनभिज्ञ और अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते हैं। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों को था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था आज सबसे महत्वपूर्ण बनी। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। घड़ी। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। हमने देखा कि हमारे भारतीय सम्राट यूरोपीय शक्तियों के आगमन के खतरे से अपने आप को बचा नहीं पाए, ना ही उसकी भनक लगा पाए कि ये जो व्यापारी आ रहे हैं एक दिन हम ही को खा जाएंगे। तो देखते हैं, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। इसके हम प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस ने। इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? कोलंबस। दूसरा प्रश्न बच्चों हमारा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा व्यापारी आया? कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन आए? अंग्रेज। प्रश्न नंबर 2, आदि लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। कृषि यंत्र के आविष्कार से लंबी यात्राएं आसान हो गई थी कुतुबनुमा से। क्यों कुतुबनुमा से? कुतुबनुमा एक प्रकार का ऐसे प्रकार का यंत्र था, इससे हमें दिशा का ज्ञान होता था। कैसा? दिशा ज्ञान। ये हमको बताता था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कुतुबनुमा बता देता था कि कहाँ कौन सी दिशा है, जिससे कि यात्रा करने में समुद्र में, क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता ना बच्चों, समुद्र के चारों तरफ पानी पानी है, इसलिए कुतुबनुमा के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता था कि हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का।
मुगल बादशाह जहां के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन था बच्चों? कैप्टन हॉकिंस। तीसरा प्रश्न था, प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनीवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों कि पुराने व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था और जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी के मध्य 1553 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्की का अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनिया नगर पार करना पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया था। प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क है, निम्नलिखित की सूची बनाइए। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड और इंग्लैंड आदि। भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। तो इसका उत्तर है भारत में कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसुरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, नगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई थी। वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। विदेशी व्यापारी भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले आदि ले जाते थे। चलिए बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको बच्चों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।